अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ़ और मुसीबत से बचाए रखे। आपकी दिली तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट्स भी साथ में। आज की कहानी का नाम है सपने और ज़िंदगी। राइटर हैं आमना नासिर हुसैन। भूरे रंग की ऊंची नीची पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था और वो दोनों एक कुदरती ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए थे। पहाड़ी के नशेब में एक घना जंगल था। लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। कोई इक्का दुक्का जोड़ा या कोई तन्हा शख्स किसी और पहाड़ी पर नजर आ जाता था। शाम बेहद खुशगवार थी। वो जिस जगह बैठे थे वहां उनकी पुश्त पर भूरे पत्थर की एक बड़ी चट्टान खड़ी थी, जिसके ऊपर जंगली फूलों की एक घनी बेल फैली हुई थी, जो साइबान की तरह इन दोनों के सर पर साया किए हुए थी। इन दोनों के दरमियान लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसका रंग हवाओं के थपेड़े और मौसम की मार खा खा कर उड़ चुका था। लेकिन लकड़ी का वो टुकड़ा इस वक्त उनके लिए गांव तकिए का काम दे रहा था। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों के नीचे सरसब्ज घास के मैदान से जरा आगे उछलता हुआ समंदर था। समंदर की सरकश मौजें बार बार किनारों से टकराती थीं, जिसकी वजह से किनारों पर पड़े हुए छोटे छोटे कंकर और पत्थर एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे और वो दोनों समंदर से दूर होने के बावजूद उस आवाज़ को सुन सकते थे। दिन भर के थका देने वाले माहौल से निकलकर वो इस पुरसुकून जगह पर आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर तक तो वो दोनों आसपास के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते रहे। बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठे कुदरत का हुस्न देखते रहे। फिर मर्द ने कहा, देखो डार्लिंग, ये वही जगह है जहाँ हमें अपने लिए एक मकान बनाना चाहिए और हमारा वो मकान कोई मामूली नहीं होना चाहिए। इस मकान की दीवारें पहाड़ पर जमी हुई बर्फ जैसी सफ़ेद होनी चाहिए। मकान की छत पर नन्हे नन्हे फूलों वाली बेलें भी बिछी होनी चाहिए। गुलाब और चमेली के ढेरों पौधे हमारे मकान के बरामदे में होने चाहिए। हाँ, और हमारे इस मकान की खिड़कियों पर पुरानी तर्ज के सब्ज शीशे भी लगे होने चाहिए और जब मकान तैयार हो जाएगा तो उसके सदर दरवाजे पर हम हिरन के बड़े बड़े सींग भी लगाएंगे। बोलते बोलते औरत का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा और हाँ, वो आगे बोली, फिर आसमान पर उड़ते हुए परिंदे हमारे मकान में घोंसला बनाएंगे। हमारा मकान कुछ ऐसा होगा कि परिंदे मैदानों, खेतों और समंदरों के किनारे को भूल जाएंगे। गर्मियों के ज़माने में सफ़ेद सफ़ेद बगले भी हमारे मकान में पनाह लिया करेंगे। अरे तुम तो पागलों जैसी बातें करने लगी, मर्द ने कहा। भला बगले हमारे मकान में कैसे रह सकेंगे? बगलों के लिए यहाँ खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। यहाँ तो कोई झील भी नहीं है, ना ही कीचड़ है। औरत कुछ अफसुर्दा सी हो गई, फिर बोली, कुछ भी हो, मुझे तो परिंदे और ख़ासतौर सफ़ेद बगले बहुत पसंद हैं। उनके बगैर मुझे नए मकान में मज़ा नहीं आएगा। वो मंज़र कितना हसीन होता है जब शाम होते ही परिंदे उड़ उड़ कर अपने घोंसलों की तरफ आते हैं। हर शाम ऐसे ही खूबसूरत मंज़र मैं देखना चाहती हूँ। मर्द ने औरत का नर्म और खूबसूरत हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीरे से चूम कर बोला, तो फिर ऐसा करेंगे कि हम मकान के पिछवाड़े एक छोटी सी झील बनवा लेंगे, जहाँ कुछ आबी परिंदे रखेंगे और एक बगला भी पाल लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं पालेंगे क्योंकि इससे तो खर्च और बढ़ जाएगा। हाँ, हम एक अच्छी नस्ल का तोता पाल सकते हैं, जिसका खूबसूरत पिंजरा हम अपने ड्राइंग रूम में लटका देंगे। फिर जब हम खाने के लिए डाइनिंग रूम में आएंगे तो वो कहेगा, मम्मा दोपहर हो गई है, आपको सलाम दोपहर का। औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, तोता तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक बच्चा भी होना चाहिए। मर्द ने हंसकर औरत के बाल सहलाए और कहा, हाँ बच्चा भी होगा, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा बच्चा। औरत की काली काली आंखें लम्हे भर के लिए सिकुड़ गईं। फिर वो आगे बोली, हाँ बच्चा छोटा ही होना चाहिए, बस इतना बड़ा। ये कहकर उसने हाथ के इशारे से बच्चे का कद मर्द को समझाया तो मर्द ने झुककर औरत का माथा चूम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हमारे डाइनिंग रूम की दीवार का रंग नीला होगा। वहाँ शीशे की खूबसूरत शोकेस भी होंगे, जिसमें कीमती और रंगीन कांच के बर्तन वगैरह भी सजे होंगे। शोकेस का रंग भी नीला होगा ताकि चारों तरफ कमरे में एक गहरा नीला माहौल छाया रहे। हाँ, और दीवार पर भी नीले रंग की घड़ी लगाएंगे हम। औरत खुश होकर बोली।
और घड़ी के नीचे एक बड़ी सी पेंटिंग भी हो गई जिसमें हजरत आदम और हवा की जन्नत में एक दरख्त के नीचे बैठे हुए दिखाया गया होगा, उस तरह की पेंटिंग होगी। या फिर फिरौन को नदी में डूबते हुए दिखाया गया होगा। मेरा मतलब ये है कि वो तस्वीर आर्ट का एक ऐसा नमूना होना चाहिए जिसमें कोई तारीखी वाकया पोशीदा हो। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी सोचा है, मर्द ने बोला। हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं ना। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हमने जो सोचा है वैसा ही होगा। और हाँ, अचानक औरत ने चौंक कर पूछा, हमारा डाइनिंग रूम कैसा होगा? डाइनिंग रूम? मर्द जरा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, डाइनिंग रूम में 3 तरफ खिड़कियां होंगी जिससे हमारी नजरें बाहर के खूबसूरत मनाजिर देख सकती हो। लेकिन अगर इतनी खिड़कियां होंगी तो सुबह की धूप शाम तक कमरे के अंदर ही रहेगी, औरत ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मर्द ने औरत के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हम खिड़कियों पर पर्दे लगाएंगे और इन पर खूबसूरत फूलों की बेलें भी लगा देंगे जिससे धूप अंदर नहीं आएगी। सिर्फ पर्दे से चंद सुनहरी किरणें ही छन छन कर अंदर आएंगी। इस कमरे में शीशम की एक बड़ी सी गोल मेज भी होगी जिसके पाए शेर के पंजों की तरह मजबूत होंगे और वहाँ हम नर्म और आरामदेह सोफे की सेट भी लगा देंगे। इस कमरे के एक कोने में हम एक पियानो भी रखेंगे। तुम्हारी सिलाई मशीन कॉमन रूम की एक खिड़की के सामने रखी होगी। मर्द ने प्यार से औरत के गाल को थपकी दी। उस खिड़की के शीशों पर सुनहरी नक्श निगार होंगे। उसके अलावा चमेली के फूलों की एक घनी बेल खिड़की के पास ही मौजूद होगी जिसकी खुशबू से पूरा कमरा महकता रहेगा। सिलाई मशीन के बराबर में एक बड़ा सा गोल एक्वेरियम भी होगा जिसमें नन्ही नन्ही रंगीन मछलियां होंगी। तुम इन्हें उनकी खुराक रोजाना वक्त पर डालती रहना। और हाँ, कबूतर को तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, औरत को भी याद आ गया। वाकई हमने कबूतरों के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। कबूतर सफेद होंगे, मर्द बोला। जब सहन में खड़ी होकर तुम समंदर का नजारा करोगी तो सारे सफेद कबूतर तुम्हारे सर पर मंडलाते रहेंगे। कभी वो तुम्हारे सर पर बैठ जाएंगे तो कभी तुम्हारे कंधे पर, और कोई तुम्हारे खूबसूरत हाथ पर बैठकर अपना माथा रगड़ने लगेगा। उस वक्त भी आधी आस्तीन वाली सफेद मैक्सी में मलबूस होगी तुम, और तुम्हारे सर पर सिल्क का जो सफेद स्कार्फ होगा वो समंदर की हवा से बार बार तुम्हारे सर से ढुलक जाता होगा। कितना दिलकश होगा ना वो मंजर। औरत ने जज्बात से मगलूब होकर मर्द के गले में बाहें डाल दी और धीरे से अपना सर मर्द के सीने पर टिका दिया और फिर धीमी सी आवाज में बोली, हमारा बेडरूम कैसा होगा? हमारा बेडरूम? हमारा बेडरूम मकान के मशरकी हिस्से में होगा, मर्द ने बोला, और उसकी खिड़की के बाहर बादाम का एक घना दरख्त होगा और उस दरख्त के नीचे नर्म नर्म सब्ज घास का कालीन बिछा होगा। उस दरख्त से जरा हटकर हम एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाएंगे जहां कभी कभी हम अपने मेहमान के साथ बैडमिंटन खेला करेंगे। और बैडमिंटन कोर्ट के दूसरे कोने में एक ऊंची सी सब्ज मेज होगी जिस पर 2 फीट लंबी दूरबीन नस्ब होगी जिससे हमारे मेहमान समंदर की उछलती मौजों का नजारा कर सकेंगे। ओह डार्लिंग, तुम्हारी सोच और तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है, औरत ने मर्द का हाथ दबाते हुए कहा। लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि हमारे बेडरूम में जो फर्नीचर होगा वो कैसा होगा। इसका फैसला करना तुम्हारा काम है, मर्द ने मुस्कुराकर कहा। उसकी वजह यह है कि बेडरूम पर तुम्हारा हक ज्यादा होगा। नहीं, फर्नीचर भी तुम ही पसंद करोगे, औरत ने इटलाकर मर्द से कहा। तो मर्द ने उसकी बात मान ली और बोला, देखो, बेडरूम में सफेद रंग का फर्नीचर होगा क्योंकि सफेद रंग मुझे बेहद पसंद है। सफेद कुर्सी, सफेद मेज, सफेद अलमारी, सफेद पलंग, लेकिन इन सब पर सुनहरे रंग के नक्श व निगार बने होंगे। जबकि तुम्हारे सफेद रंग के ड्रेसिंग टेबल पर आला दर्जे का कद आदम आईना लगा हुआ होगा। पलंग के सफेद बिस्तर पर चादरें बिछी होंगी तो वो भी सफेद होंगी, जबकि तकिए के कवर रेशम के या फिर मखमल के होंगे। पलंग के सिरहाने एक सफेद रंग की तिपाई रखी होगी जिस पर शीशे के गुलदान में ताज़ा गुलाब के फूल सजे हुए होंगे। वेरी गुड, औरत खुशी से झूम उठी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि किताबों वगैरह के लिए कोई कमरा बनाओगे? मेरा मतलब है अपने लिए कोई रीडिंग रूम, लाइब्रेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मर्द जल्दी से बोला। ये कमरा मगरिबी हिस्से में बनेगा जहाँ से दूर तक फैली हुई पहाड़ियों का सिलसिला, जंगल और सरसब्ज मैदान वगैरह देखे जा सकेंगे। कमरे में शीशे की 3-4 बड़ी बड़ी अलमारियां होंगी और उनमें किताबें रखी जाएंगी। अलमारियों पर बारीक जाली वाले रेशमी पर्दे होंगे और कमरे की दीवारों पर 3-4 खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स होगी।
एक तरफ अपने बुजुर्गों की तस्वीर भी हम लगाएंगे। उसके अलावा इस कमरे में एक चोर दरवाजा भी होगा जो बटन दबाने से जाहिर हो जाएगा, यानी किताब की अलमारी एक तरफ को हट जाएगी जिसके पीछे ये दरवाजा होगा। मगर क्यों? औरत माथे पर बल डालकर बोली, चोर दरवाजे की क्या जरूरत है, और वो दरवाजा खुलेगा कहाँ? वो दरवाजा नीचे एक तहखाने का होगा और वो तहखाना सीधा तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचेगा जहां तुम सोती होगी। मर्द ने प्यार भरी नजर से औरत को देखा। ये तो तुम पागलपन की बातें करने लगे हो। चोर दरवाजा और तहखाने की वजह से तो मकान चूचू का मुरब्बा होकर रह जाएगा। औरत ने कहा, मुझे तो इसका कोई फायदा भी नजर नहीं आता। फायदा है? मर्द ने हंसते हुए औरत की आंखों में झांका। क्या? जरा इस बात का तस्वुर तो करो कि तुम बिस्तर पर सोई हुई होगी, तुम्हारे सिरहाने एक मध्यम रोशनी का टेबल लैंप जल रहा होगा, तुम कभी इधर करवट बदल रही होगी कभी उधर, फिर अचानक उठकर अंधेरे में ताकने लग जाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम रात देर तक कोई किताब पढ़ती रहो, फिर तुम्हें झपकी आ जाए और किताब तुम्हारे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए। नीचे गिर जाने के बाद यकायक फिर तुम चौंक कर जाग पड़ो और तब मेरे कदमों की आहट तुम्हारी समाज से टकराए। फिर जब तुम तहखाने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनो तो तुम्हारी इन मोटी मोटी आंखों में एक चमक सी लहरा जाए। फिर तुम ज़रा मुस्कुराकर खड़ी हो जाओ और फर्श पर पड़ी हुई किताब उठाकर मेज़ पर रखने लगो। फिर अचानक खुद को पलंग पर गिरा दो और आंखें बंद करके सोने का ढोंग रचाने लगो। ऐसे में मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और अपने होंठ तुम्हारी पेशानी पर रख दूंगा और तुम एक हल्की सी चीख के साथ हड़बड़ाकर उठ जाओगी, लेकिन मेरा चेहरा देखकर तुम मेरे गले में बाहें डाल दोगी और मुझे अपनी तरफ खींच लोगी। ये मजाक की बातें छोड़ो, औरत ने बेजारी से कहा। ऐसी बातों से तो तुम पागल लगने लगते हो। मैं कहती हूँ तहखाना नहीं बनेगा। अच्छा बाबा, नहीं बनेगा, मर्द ने हंसकर कहा। मैं तो यूं ही कह रहा था, मकान वैसा ही बनेगा जैसा तुम चाहोगी। ठीक है? हाँ, अब ठीक है। औरत हंस पड़ी। दोनों काफी देर तक बैठे अपने मकान की तामीर की मंसूबाबंदी करते रहे। मौसम बहार की ये खुशगवार शाम थी। नन्ही जंगली फूलों से लदी हुई एक घनी बेल का उनके सरों पर साया था। हवा अब तेज हो गई थी और हवा के तेज झोंकों से बार बार इन दोनों की आंखें बंद होती जाती थीं। पहाड़ियों की चोटियों पर धीरे धीरे धूप की चमक गायब होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में सूरज गुरूब हो गया और आसपास के माहौल पर भी धुंधलाहट सी फैलने लगी। तो मर्द अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। घर में तुम्हारी पालतू चिड़िया तुम्हारी राह देख रही होगी। हाँ, अब चलना चाहिए। औरत भी उठ गई। फिर दोनों धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दोनों चुप थे। यूं लग रहा था जैसे दोनों बहुत ज्यादा थक गए हों। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मैदान से गुजरकर सड़क पर आ गए और अब उनका रुख स्टेशन की तरफ था। स्टेशन से ही इन्हें वो लोकल ट्रेन मिल सकती थी जो इनके घर तक जाती थी। चलते चलते औरत अचानक रुक गई और बोली, मेरा तो जी चाहता है कि आज हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खा लें। औरत की बात सुनकर मर्द ने घबराकर उसकी तरफ देखा, फिर कुछ हकलाते हुए बोला, लेकिन मेरी प्यारी, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि। ओह, आई एम सॉरी, औरत ने उसकी तरफ देखकर जल्दी से कहा। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे ही बोल गई। आज तो तुम्हारे काफी पैसे खर्च हो गए हैं। हाँ मेरी जान, मर्द ने गहरा सांस लेकर कहा। अभी तो तनख्वाह मिलने में भी 4 दिन बाकी हैं। दोनों एक बार फिर पहले की तरह चुपचाप चलने लगे। जब वो दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो मर्द एक बार फिर घबरा गया। फिर औरत की तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोला, मेरा ख्याल है आज हम लोग 3rd क्लास के डब्बे में सफर करेंगे। क्या कहती हो तुम? औरत ने जबरदस्त खुशी का इजहार किया और बोली, हाँ फिर तो बड़ा मजा आएगा, और इस वक्त तो गाड़ी में ज्यादा रश भी नहीं होता है। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई। ऐसा करने से कुछ पैसे भी तो बच जाएंगे। आओ 3rd क्लास में ही चलें। मर्द ने बड़े प्यार से औरत की तरफ देखा, फिर वो टिकट खिड़की की जानिब बढ़ गया। बस इतनी थी कहानी। ख्वाब देखने के पैसे नहीं लगते हैं ना। गरीबों के हिस्से में ख्वाब ही आते हैं और ख्वाब पर ना टैक्स है ना पैसे हैं, तो चाहे जितने ख्वाब देख लो। इन लोगों ने भी ख्वाब देखा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। चलिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए लोग हैं और जो पुराने जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए, मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।